हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान सागर यूपी बोर्ड पर। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में बायोलॉजी से आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पी वाई क्यू लेकर आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास 10 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आइए बिना वक्त गवाए हम पहुँचते हैं इन क्वेश्चंस पर। ये देखिए क्लास 10 है ना, बायोलॉजी जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम चैप्टर से हैं ये क्वेश्चंस। देखिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है श्वसन को परिभाषित कीजिए। किसको? श्वसन। पहला क्वेश्चन है श्वसन को परिभाषित कीजिए। देखिए ये वो श्वसन नहीं है जो सामान्य तौर पर आप समझते हैं कि नासिका से ऑक्सीजन को अंदर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये एक एक्सटर्नल श्वसन है और भौतिक श्वसन है जो आप ये समझते हैं श्वसन से। वास्तविक श्वसन कहाँ होता है? देखिए वास्तविक श्वसन जीवधारियों की प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर होता है। कहाँ होता है? वास्तविक श्वसन जो होता है जीवधारियों की प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर होता है। अब हमारी कोशिकाएं क्या हैं? जैसे त्वचा की कोशिकाएं हैं, हड्डियों की कोशिकाएं, फेफड़ों की कोशिकाएं हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं। इन समस्त कोशिकाओं के अंदर क्या ग्लूकोज जाता है। ग्लूकोज कहाँ से जाता है? जो हम भोजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वो भोजन होता है, वो फूड होता है। उसका छोटी आंत में उसका 90% भाग जो होता है, जो पचने योग्य होता है, पच जाता है। फिर वो रुधिर के माध्यम से ग्लूकोज की इकाइयों के रूप में शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचता है। फिर वहाँ क्या होता है? ये कोशिकाओं के अंदर जाता है। फिर वहाँ ऑक्सीजन भी होती है रुधिर के माध्यम से। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके जो प्रक्रिया करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकाओं में, वही वास्तविक श्वसन कहलाता है। देखिए ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है दोहरी झिल्ली वाला, है ना। फिर यहाँ पे ये क्या है? एक कोशिका अंगक है। ऐसे ऐसे ये ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग होता है, जिसमें अंदर की ओर ऐसे ऐसे ये मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। तो कुल मिला के ये क्या है? ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें श्वसन होता है। जिसमें क्या होता है? श्वसन होता है। जिसमें श्वसन होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक कोशिका का अंगक है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा क्या लेती है? ग्लूकोज लेती है। ग्लूकोज लेती है। C6H12O6 ग्लूकोज लेती है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह ग्लूकोज को तोड़ती है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जल भी बनते हैं और प्लस ऊर्जा बनती है। ऊर्जा के जो सिक्के होते हैं एटीपी, क्या एटीपी के रूप में ये ऊर्जा संचित हो जाती है और यही ऊर्जा को हम जैविक कार्यों में काम करने के लिए, बोलने के लिए, है ना, प्रयुक्त करते हैं। तो आइए देखते हैं कि श्वसन क्या है। ये देखिए श्वसन इसी तरीके से लिखा जाएगा। जीवधारियों की जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है। कैसी क्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना, है ना। पदार्थ का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना। पदार्थ का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना, है ना। टुकड़ों में बंटना, है ना। ये ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ये देखिए ग्लूकोज के अपघटन से, मतलब टूटने से, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए CO2, ये कार्बन हुआ और ऑक्सीजन कितने हैं? दो, दो को कहेंगे डाई। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त होते हैं। क्या मुक्त होते हैं? जल। जल को आप जानते हैं H2O होता है। जल मुक्त होते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं के रूप में संचित कर दिया जाता है। एटीपी का मतलब क्या होता है? एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये विशेष ऊर्जा के सिक्के होते हैं जिसका उपयोग विभिन्न जैविक कार्यों में किया जाता है। दरअसल हम काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार हम खाना खाते रहते हैं और काम करते रहते हैं, बल्कि हम एक बार खाना खा लेते हैं और ये ग्लूकोज के रूप में शरीर में पहुंच जाता है। और जो एक्स्ट्रा जो फूड हम खाते हैं वो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। वहां से धीरे धीरे रुधिर के माध्यम से ग्लूकोज के रूप में समस्त कोशिकाओं में पहुंचता रहता है और फिर वहां ऊर्जा बनती रहती है ना। तो देखिए इसका एक समीकरण भी होता है, उसको भी आपको लिखना होगा। ऐसे ये पूरी
नहीं होगी। फ्रिक्शन का समीकरण लिखते हैं, देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज है और यह है ऑक्सीजन हमारी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, शोषण होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बनेगा, जल H2O, जल H2O प्लस ऊर्जा बनेगी, क्या बनेगी, ऊर्जा। ऊर्जा 38 एटीपी अणु प्राप्त होंगे, 38 एटीपी अणु प्राप्त होंगे या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, 673 KCl ऊर्जा बनेगी। कितनी, 673 KCl। आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आप, ये ग्लूकोज का एक अणु है जिसमें ऑक्सीजन के कितने 6 अणु लिए जाते हैं। ऑक्सीजन का एक अणु है O2, कितने लिए जा रहे हैं 6, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु CO2 है और ये 6 बनेंगे, और जल का एक अणु है, ये भी 6 उत्पन्न होंगे प्लस ऊर्जा बनेगी। तो लिखना है समीकरण को बहुत आसान है। ये सबसे पहले CHO लिखिएगा, 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन और इन दोनों का योग 12 हाइड्रोजन रखिएगा। ऑक्सीजन का एक अणु आप जानते हैं O2 होता है, ये 6 लेंगे और शोषण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु आपको पता है CO2 अणु सूत्र होता है, जो कि 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, और जल का अणु आप जानते हैं H2O होता है, तो 6 अणु जल के बनेंगे और ऊर्जा बनेगी। तो इसको H2O एक आपके माइंड में पता होना चाहिए कि CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र CO2 होता है, जल का अणु सूत्र H2O होता है। अब हम सीधे बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बनेंगे, तो आपने लिख दिया CO2 आपको पता ही है 6 लिख दिया। अब बताया हमने जल के भी 6 अणु बनेंगे, तो H2O आपको पता है 6 लिख दिया है ना। तो इस तरीके से ये समीकरण लिखने में बहुत आसानी होगी, है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए, प्लस ये होना चाहिए। तो ये ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से ये इतना होगा। ये ग्लूकोज है, आप लिखना चाहें लिख दें, लेकिन जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। ये लिखा होना चाहिए समीकरण, ठीक है। तो इस तरीके से जीवधारियों की जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और ग्लूकोज के अपघटन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त होते हैं। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं के रूप में संचित कर लिया जाता है। तो यही है हमारा शोषण। पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीशोषण तथा अनाक्सीशोषण किसे कहते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है ऑक्सीशोषण जिसमें O2 की आवश्यकता होती है, और अनाक्सीशोषण जिसमें O2 यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए देखते हैं। देखिए इसे वायवीय शोषण भी कहते हैं, क्योंकि इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये वायवीय शोषण है। ऑक्सीशोषण को वायवीय शोषण भी कहते हैं। और ये क्या है, अनाक्सीशोषण, इसमें अवायवीय शोषण भी कहते हैं, क्योंकि इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्रिया उच्च वर्गीय पादपों एवं जंतुओं में मिलती है। कौन, ऑक्सीशोषण। और यह क्रिया निम्न कोटि के जीव जैसे प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक समूह में आते हैं, जैसे जीवाणु, यीस्ट तथा कुछ कवकों में ऐसा होता है अनाक्सीशोषण, समझ कवकों में नहीं होता है। इस क्रिया में ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। क्या होता है, हमने बताया था कि यह ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है, और जब ऑक्सीजन इसके साथ संयुक्त होती है, कौन, ऑक्सीजन, तो इससे ऊर्जा बनती है 673 KCl। कितनी बताया था, 673 KCl, है ना। और इस क्रिया में ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उत्पन्न होती है। इसमें ये ग्लूकोज तो होता है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा इतनी उत्पन्न नहीं हो पाती है, बल्कि इसमें अगर 38 एटीपी, तो इसमें महज 2 एटीपी अणु बनते हैं। कितने, 2 एटीपी अणु ही बनते हैं। इस क्रिया के अंत में शर्कराओं का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। देखिए शर्कराएं क्या होती हैं, ग्लूकोज का ही भाग होती हैं, जिससे CO2 बनता है। किससे, CO2 बनता है, और H2O, CO2 H2O बनता है। इस क्रिया के अंत में शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन होती नहीं है, जिससे CO2 बनता है ना, तथा एथिल अल्कोहल बनता है। और इसके अलावा लैक्टिक अम्ल भी बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल भी बनता है। साफ साफ लिख देते हैं, आपको समझ में आए। ये देखिए लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल भी बनता है। कभी कभी होता क्या है कि जब हम कोई अत्यधिक काम करते हैं बहुत एक्टिविटी से, या मान लीजिए दौड़ते हैं, तो क्या होता है कि अचानक थकान आ जाती है और हांफने लगते हैं बहुत तेजी से। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज तो है, क्योंकि हम भूखे नहीं है, तो ग्लूकोज है। और जब हम मांसपेशियों से कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे दौड़ रहे हैं, तो पैर की जो कोशिकाएं होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि ग्लूकोज तो होता है, लेकिन उतनी तेजी से नासिका के माध्यम से और फिर फेफड़ों से
ऑक्सीजन संयुक्त होकर हीमोग्लोबिन के माध्यम से इतनी जल्दी ऑक्सीजन पैरों तक नहीं पहुंच पाती। मतलब ग्लूकोज तो होता है लेकिन ऑक्सीजन इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो पैर की कोशिकाएं क्या कर रही है वहां पे, या हमारे शरीर की वो कोशिकाएं जिनसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थित में ही C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल ही थकान का प्रमुख कारण है। फिर क्या होता है कि जैसे ही मतलब थोड़ा रुकते हैं, हम रिलैक्स होते हैं, फिर ऑक्सीजन लेवल सामान्य होता है, हफन होती है, धीरे-धीरे ऑक्सीजन शरीर में आ जाती है, लैक्टिक अम्ल खत्म हो जाता है और ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, थकान दूर हो जाती है। तो ऐसा होता है कभी-कभी मानव की भी बहुत सारी पेशियों में कि अनाक्षिक श्वसन पेशियाँ करने लगती हैं जब उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है। बाकी ऑक्सीय श्वसन ये है, अनाक्षिक श्वसन ये है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास है। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए श्वसन क्या है? श्वसन तथा श्वास-उच्छ्वास में अंतर बताइए। ये वही श्वसन है जिसको आप सामान्य रूप से श्वसन समझते हैं। ठीक है? देखिए, श्वसन की बात करें, ये श्वसन कोशिकीय श्वसन है। ये श्वसन कैसा है? कोशिकीय श्वसन है और कोशिकीय श्वसन को वास्तविक श्वसन कहते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको बताया है। देखिए श्वसन एक अपचयी क्रिया, अपचयी मतलब एक बड़ा पदार्थ छोटे-छोटे पदार्थों में टूट जाता है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब ही टूटना होता है, जिससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। जबकि श्वास और उच्छ्वास देखिए एक भौतिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि हम नासिका के माध्यम से वायु अंदर लेते हैं, फेफड़ों तक वायु ऑक्सीजन जाती है। इसी को बस श्वास और उच्छ्वास कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है और CO2 का बहिक्षेपण होता है, मतलब बाहर निकाल। तो ये क्या है? एक सामान्य श्वास-उच्छ्वास प्रक्रिया है, जिसे शायद आप अभी तक श्वसन समझते थे, जबकि वास्तविक श्वसन कोशिकीय श्वसन है, जो कोशिका में होता है। यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिकाओं के अंदर होती है। यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। कहाँ होती है? कोशिकाओं के बाहर होती है। इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विभिन्न एंजाइम्स होते हैं, उनकी उपस्थिति में ही ये श्वसन क्रिया होती है। ऐसा नहीं कि जब हम खाना खाते हैं तुरंत हमें ऊर्जा मिल जाती है, ऐसा नहीं है। खाना खाते हैं, ठीक है, थोड़ा आराम करेंगे और जब फूड हमारी कोशिकाओं में पहुँचेगा, धीरे-धीरे ऑक्सीजन भी पहुँचेगी, तब ग्लूकोज़ के ऊपर ऑक्सीकरण होगा और तब हमें ऊर्जा मिलेगी। इसमें एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती। ये तो एकदम बाहरी ऑक्सीजन जो होता है तो उसमें ऑक्सीजन कितनी है, वायुमंडलीय दबाव कितना है, ऑक्सीजन भारी कितनी है, हमारे आस-पास ऑक्सीजन उपलब्ध है या नहीं है, इस मात्रा पे ये श्वास-उच्छ्वास प्रक्रिया संपन्न होती है। मान लीजिए हम ऊँचाई पे पहुँच गए और वहाँ ऑक्सीजन का क्या है, दबाव कम है, धरातल पर सबसे ज़्यादा नीचे क्या होता है, ऑक्सीजन का दबाव ज़्यादा होता है। तो ऐसी पोज़ीशन में हमें नीचे ऑक्सीजन जितनी मिल पाती है, उतनी ऊँचाई पे हम माउंट एवरेस्ट पे पहुँच जाएँ तो नहीं मिल पाएगी। तो ऑक्सीजन का दबाव कम होगा तो श्वास-उच्छ्वास प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, या हम जल में चले जाएँ जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिले, है ना? तो ऐसे ही समुद्र में क्या करते हैं, हम कुछ टाइम रुक सकते हैं, 2, 4, 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें देखिए इस क्रिया में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अभी हमने बताया ये कोशिकाओं के अंदर होता है। इस क्रिया में मुख्य श्वसन अंग नासिका और फेफड़े होते हैं, है ना? तो ये श्वास-उच्छ्वास बाहरी है और ये श्वसन वास्तविक है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल से क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुके हैं। तो इस तरीके से आप देखिएगा श्वसन तथा श्वास-उच्छ्वास में अंतर बताइए, कितनी बार पूछा गया है ये देखिए, है ना? क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा श्वसन तथा दहन में अंतर बताइए। देखिए श्वसन तो अभी आप जान गए हैं, लगातार हम बता रहे हैं। एक कोशिकीय श्वसन है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जल बनते हैं और ऊर्जा बनती है। जैसे हम बोल रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास ऊर्जा है और हम बोल रहे हैं। कभी-कभी लोग कहते हैं कि हमने खाना नहीं खाया और हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? खाना नहीं खाया तभी तो, ऊर्जा नहीं मिली तभी तो, है ना? तो जब खाना खाते हैं, ऊर्जा मिलती है तभी हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, काम भी कर पाते हैं। तो ये श्वसन है जिसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? कोशिकीय श्वसन है ये वाला। और ये क्या है? दहन। ये तो आग का जलना है, सामान्य रूप से लकड़ियों का जलना या एलपीजी गैस का जलना है ना, किसी भी चीज़ का जलना, पदार्थ का जलना बाहर शरीर से अलग, उसको दहन बोलते हैं। तो दोनों में कहा है कि श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए, श्वसन तथा दहन में क्या अंतर है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है कोई समानता होगी तभी तो अंतर लिखने के लिए कहा है। तो श्वसन तथा दहन में पहली बात समानता यह है कि इसमें दोनों से ही क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक में शरीर के लिए ऊर्जा उत्पन्न होती है जैविक कार्यों के लिए, और एक में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊर्जा के रूप में। जब लकड़ियाँ जलती हैं, कुछ जलती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक ताप उत्पन्न होता है तो ऊष्मा ये ऊर्जा का ही भाग। और दूसरा क्या होता है कि दोनों में ही एक बड़ा पदार्थ छोटे-छोटे पदार्थों में टूट जाता है, सरल पदार्थों में। छोटे-छोटे सरल पदार्थों में टूट जाता है, छोटे-छोटे सरल पदार्थों में टूट जाता है। छोटे-छोटे सरल पदार्थों में टूट जाता है। कौन? एक बड़ा पदार्थ टूट जाता है ना?
जैसे लकड़ियां हैं तो एक बड़ा पदार्थ था और जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और छोटे-छोटे सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाता है। एक रासायनिक प्रक्रिया ये भी है, लेकिन ये शरीर के अंदर होती है, तो ये जैव रासायनिक प्रक्रिया है और ये केवल रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि लकड़ियों को फिर से हम लकड़ियों में नहीं बदल सकते हैं, है ना? तो एक बड़े पदार्थ का छोटे पदार्थों में टूटना और ऊष्मा उत्पन्न होना, ऊर्जा उत्पन्न होना, दोनों में समानता है। फिर भी पूछ रहा है कि अंतर क्या है? तो आप भी जानते हैं कि अंतर कहाँ शरीर में शोषण कर रहे हैं, तो एक सांस लेना एक अलग प्रक्रिया है और लकड़ियों को जलना एक अलग प्रक्रिया है। बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत सारा अंतर है, लेकिन ऐसे लिखने को कहा जाए तो लिख नहीं पाएंगे आप। तो समझिए इसको। देखिए, एग्जाम में आता है तो सीधे आपको लिखना होता है ना? देखिए, यह एक जैविक क्रिया है जो विभिन्न एंजाइम के नियंत्रण में होती है कोशिका के अंदर। तो अभी हम बता चुके हैं। और दहन यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है। हाँ, एक बड़ा पदार्थ छोटे पदार्थों में टूट जाता है, रासायनिक भी है ना? यह क्रिया सामान्य ताप पर होती है तथा इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसकी तुलना में इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये अमूमन 25 से 45 डिग्री सेल्सियस पर बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होती है। श्वसन एक सामान्य तापमान पर होता है। अब आप कहेंगे सर, श्वसन शरीर में तो वहां भी होता है जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, आप बता रहे हैं 25 से 45। माना कि 0 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है, वातावरण का, वायुमंडल का। लेकिन हमारे शरीर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है और हमेशा वो 37 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। 1-2 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा ही बता रहे हैं, बल्कि बहुत ही कम अगर ऊपर नीचे होता है तो हमें तुरंत बुखार आ जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान होगा तो हम चले ही जाएंगे, है ना? तो हमारे शरीर का तापमान उतना ही बना रहता है। और ये इसमें क्या होता है, यह क्रिया उच्च ताप पर होती है। इसमें उच्च ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब लकड़ियाँ जलेंगी या कोई पदार्थ चलेगा तो ताप तो उच्च होगा ही। यह क्रिया एंजाइम्स की सहायता से होती है। हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न एंजाइम्स होते हैं। इसमें एंजाइम उसकी आवश्यकता, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। साफ-साफ इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। आप कोई भी पदार्थ जला सकते हैं, है ना? इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा का संग्रहण होता है और इसमें ऊर्जा जो बनती है एटीपी के रूप में नहीं, बल्कि प्रकाश और ऊष्मा। आप लकड़ियाँ जलाएँ तो प्रकाश उत्पन्न होता है। दिन को नहीं तो रात को जला के देख लीजिए कि आस-पास चीज़ें दिखाई देंगी, प्रकाश उत्पन्न होगी और ऊष्मा उत्पन्न होगी, मतलब आपको गर्मी लगेगी। इस ऊर्जा को जैविक ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है ना? बोलने के लिए, चलने के लिए, वृद्धि में, है ना? और इस ऊर्जा का उपयोग जैविक ऊर्जा के रूप में नहीं उपयोग किया जाता है। अमूमन इंसान अपने लिए अलग-अलग कार्यों के लिए, है ना, पदार्थ जलाते हैं। तो ये श्वसन तथा दहन में अंतर है। बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। समझ लीजिएगा, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है या कहाँ पाया जाता है ना? श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है? हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना? तो ये देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन ही सामान्य भाषा में हम कहें तो रुधिर है। क्या है? आरबीसीएस, रेड ब्लड कार्पोसल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, है ना? हीमोग्लोबिन यह एक जटिल प्रोटीन है। क्या है? जटिल प्रोटीन है। इसका निर्माण लौह युक्त वर्णक, जैसे हरित लवक होता है तो इसमें बीच में मैग्नीशियम होती है ना? तो ये भी उसी तरीके से एक वर्णक है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम के बजाय Fe होता है, आयरन। आयरन की वजह से इसका रुधिर लाल होता है। तो लौह युक्त एक वर्णक होता है जिसे हीम कहते हैं, तथा एक प्रोटीन होती है ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन और हीम वर्णक मिलके ही बनाते हैं क्या? हीमोग्लोबिन। क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक जटिल प्रोटीन है जिसमें Fe होता है, आयरन होता है। इसी वजह से लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं लाल होती हैं, है ना? सभी पृष्ठवंशियों में ये लाल रुधिर राणुओं में पाया जाता है। सभी पृष्ठवंशियों में ये पाया जाता है ना? जो कशेरुकी जीव हैं जितने भी। इसके अलावा कुछ जीवों में ये प्लाज्मा में घुली अवस्था में पाया जाता है, जैसे सरल शरीर के अंदर केंचुए की बात करते हैं, है ना? उसके शरीर में ये तरल अवस्था में और द्रव में पाया जाता है और वो क्या है? अकशेरुकी है। आगे बात करते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये देखिए, हीमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन प्लस O2 ऑक्सीजन से मिला। होमोग्लोबिन प्लस किससे मिला? O2 ऑक्सीजन से मिला, है ना? और कौन सा यौगिक बनाया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन सा बना रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, साथ है हीमोग्लोबिन के, तो क्या बना रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है ना? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कोशिकाओं तथा ऊतकों में
पहुंचकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित होकर, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन अस्थायी यौगिक होता है और ये कोशिकाओं में जाकर टूट जाता है, जिससे ऑक्सीजन अलग हो जाती है ना, ऑक्सीजन मुक्त कर देता है और फिर से हीमोग्लोबिन बचता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह क्या करता है, फेफड़ों में हीमोग्लोबिन जाता है, वहां से ऑक्सीजन लेता है, फिर यौगिक बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और फिर से ये कोशिकाओं में जाता है और कोशिकाओं में पहुंचकर वहां पे ये यौगिक टूट जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है और ग्लोबिन हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। वायु को, ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है? तो आंसर मिलेगा लाल रुधिर कणिकाएं, हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर के समस्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन ही क्या ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। जैसे कभी कभी हम ऐसे अगर बैठ जाएं, हाथ पैर कभी कभी मुड़ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और उसमें ही ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो वहाँ पे उस विशेष भाग में ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, कुछ समय के लिए ठप हो जाती है, तो हाथ पैर हमारे शून्य हो जाते हैं और फिर थोड़ा हम सही हो, हाथ पैर सीधा करें, थोड़ा मालिश करें तो वो शून्यपन खत्म हो जाता है, क्योंकि कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई थी, जिससे तंत्रिका तंत्र पर भी इफेक्ट आया था। तो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती कि क्या होने लगता है ना। तो ऑक्सीजन होती है वो नासिका के माध्यम से फेफड़ों तक आती है और फेफड़ों तक ही क्या होता है कि ऑक्सीजन एयर यानी वायु के रूप में रहती है और बाद में फेफड़ों के बाद ये क्या होती है, जब शरीर में आगे बढ़ती है, हृदय के माध्यम से होते हुए सारे शरीर में जाती है, तो वो एक द्रव लिक्विड के रूप में जाती है रुधिर के माध्यम से, तब वो वायु के रूप में नहीं होती है ना। अतः हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक का कार्य करता है। किसका श्वसन वर्णक का कार्य करता है? कौन? हीमोग्लोबिन। या कह सकते हैं हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड और उसका ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। कौन? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, ऑक्सीजन को देखते ही ये जुड़ जाता है। यह श्वसन में सहायता करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। तथा रुधिर में पाए जाने के कारण पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण इसी के माध्यम से होता है। यदि इसकी अनुपस्थिति रहेगी तो ऑक्सीजन के परिवहन के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। पूछा गया है कि श्वसन क्रिया में इसका क्या महत्व है, तो श्वसन क्रिया में यही भूमिका है कि सारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। या कहाँ पाया जाता है? तो हमारे शरीर के हर एक भाग में ये पाया जाता है ना, हमारे शरीर में सभी पृष्ठवंशियों में ये पाया जाता है ना। हीमोग्लोबिन क्या है तो बता चुके हैं, हीमोग्लोबिन क्या है ना, इसकी भूमिका भी बता चुके हैं। हमारे शरीर में इसकी कमी के क्या परिणाम होंगे? ऑक्सीजन के परिवहन के बिना हम क्या जीवित नहीं रह पाएंगे, यही परिणाम होगा। तो हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कौन? हीमोग्लोबिन। एक चीज यहाँ पर भी बताई गई है, देखिए ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। कौन? हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक का कार्य करता है और ऑक्सीजन को देखते ही जुड़ जाता है। लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पे हम बताएंगे आपको, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, क्या है? ये हीमोग्लोबिन है बीच में और इस तरफ O2 है ऑक्सीजन और इस तरफ है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ये कार्बन है तो कार्बन को हम कार्बन लिख देंगे, है ना। कार्बन, ऑक्सीजन एक है, एक ऑक्सीजन को मोनो कहेंगे और दोनों मिलके ऑक्सीजन अगर किसी के साथ मिलता है तो ऑक्साइड बनाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। कार्बन, ऑक्सीजन एक है मोनो और ऑक्सीजन को ऑक्साइड कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से अगर 1 गुना जुड़ता है, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाए तो ये 250 गुना ज़्यादा इसके जुड़ने की क्षमता है। हीमोग्लोबिन से अगर ऑक्सीजन 1 गुना जुड़ने की क्षमता रखता है, तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना ज़्यादा जुड़ने की क्षमता रखता है। हाँ, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से तुरंत जुड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर पास में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, तो ये बहुत तेज़ी से इससे जुड़ जाता है। अब होता क्या है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, वहाँ रुधिर होता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये यौगिक बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। ये यौगिक बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ये अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब जैसे ही ये कोशिकाओं में जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। लेकिन कुछ हीमोग्लोबिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाए, मान लीजिए कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, है ना, तो बहुत सारा धुआं क्या होता है, फेफड़ों में आता है और वायु कोशिकाओं में जहाँ ऑक्सीजन होना चाहिए वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है। अब हीमोग्लोबिन देखती है तुरंत
इससे जुड़ जाती है, क्योंकि इसके जुड़ने की क्षमता ज़्यादा है, 250 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन की तुलना में, इससे कुछ जुड़ जाती है। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड से जो मिलकर यौगिक बनेगा वो अस्थायी यौगिक होता है। क्या होता है? अस्थायी। मतलब जितनी भी रुधिर कणिकाएं हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाएंगी तो वो कोशिकाओं में जाकर टूटती नहीं है, उतनी रुधिर कणिकाएं हमेशा के लिए क्या होती है? नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में जो धूम्रपान करते हैं तो उसमें क्या होगा कि रुधिर की कमी होगी, पहली बात यही है। और दूसरी बात यह है, मान लीजिए 100 रुधिर कणिकाएं थी जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कर रही थी, ऑक्सीजन लेती थी, शरीर में सभी जगह डालती थी और फिर से आ जाती थी फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने। अब मान लीजिए इनमें से 20% कितनी 20% या 20 रुधिर कणिकाएं कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ गई, तो अब वो उतनी खत्म हो गई। 100 परिवहन कर रही थी, अब तो 80 ही बची। जाहिर सी बात है हमारे शरीर में फिर ऑक्सीजन का लेवल यानी ऑक्सीजन का परिवहन भी कम होगा। ऑक्सीजन का परिवहन कम होगा तो ऑक्सीजन की कमी से लोग हांफने लगेंगे, है ना? और खाँसते हुए नज़र आएँगे, हांफन आएगी। अब ऐसा नहीं कि छींकना-खाँसना केवल इसी में होगा, टीबी के मरीज़ भी बहुत ज़्यादा खाँसी आती है ना? सूखी खाँसी आती है, सामान्य सर्दी-जुकाम में भी छींक आती है ना? खाँसी आती है। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं दमा के बहुत करीब है, तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हो जाती है ना? तो क्योंकि 100 रुधिर कणिकाएँ थी, अब रुधिर कणिकाएँ कम हुई तो ऑक्सीजन भी शरीर में कम ही जाएगी। तो मेरी यही सलाह है कि समस्त प्रकार के धूम्रपान से बचें, है ना? फेफड़ा है एक जीवन आपको देता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है ना? और हीमोग्लोबिन और फेफड़ों में क्या होता है, दोनों संयुक्त होते हैं, लेकिन आप उसमें ज़हर घोलेंगे, धुआँ अंदर ले जाएँगे तो फिर ये गलत होगा, है ना? तो आपके शरीर के पार्ट्स हैं, आपको इसकी हिफाज़त करना है, जान है तो जहान है और इसीलिए आप पढ़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना? आप हैं तभी सब कुछ है, तो अपने आप को सेव रखना है, ठीक है? तो आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें और आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म ज्ञान सागर यूपी बोर्ड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।